अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाजरीन, मीडिया पाकिस्तानी रियासत का एक चौथा सतून है। ये वो सतून है जिसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया। मीडिया वो नर्सरी है जहाँ से हमारे बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। रोज़ाना शाम 7 बजे जब आप अपने टीवी के सामने बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ठीक नहीं है। आपके बच्चे इन एंकर्स और मीडिया पर्सन्स को अपना रोल मॉडल समझकर उनको फॉलो करते हैं। इन लोगों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो तमाम शख्सियात शामिल हैं जो कि अपनी ज़ात में सहाफ़त की खुद एक किताब है। 30-30, 40-40 साल का तजर्बा रखते वाले ये लोग जब टीवी पर रोज़ाना शाम 7 बजे आकर कोई बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात में वज़न भी होता है। लेकिन दूसरी जानब हमारे यहाँ कुछ लिफाफा सहाफ़ी भी मौजूद हैं। वो सहाफ़ी जो सहाफ़त के नाम पर और मीडिया के नाम पर एक धब्बा बन चुके हैं, वो काली भेड़ें हैं। अगर आप उन पर गौर करें तो ये वो नुक्ता है जो एक महरम से मुजरिम बनाता है। इस नुक्ते को हमें मीडिया में से ढूंढना है, तलाश करना है और सामने लाना है। इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो कि ना सिर्फ मौलाना है, एक सियासतदान है, वो टीवी एंकर हैं, वो मेज़बान है, वो मेहमान है, वो शायर है, वो फ़नकार है, खुदा जाने वो क्या है। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा हुनर है, वो दूसरों की पगड़ियाँ उछालते हैं, वो दूसरों को जलील करने में उनको मज़ा आता है। कभी किसी एंकर का एक नाम रखते हैं, कभी किसी दूसरे एंकर का दूसरा नाम रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आमिर लियाकत की। आमिर लियाकत ने अभी रिसेंटली अपनी एक नई वीडियो बोल्ड टीवी छोड़ने पर जो रिलीज़ की, इस वीडियो में उन्होंने हस्बे मामूल जहर उगला। उन्होंने नफ़रत अंगेज़ बातें की उस स्टेशन के बारे में जिस पे वो काम करते थे। ये हरकत वो पहले भी कर चुके हैं। जब वो जियो छोड़कर ARY गए और ARY छोड़कर बोल गए तो उन्होंने तीनों अदारों को बदनाम किया। लेकिन हैरानगी उन पर नहीं, हैरानगी उनके व्यूअर्स पर है। वो लाखों लोग या हज़ारों लोग जो उनके चाहने वाले हैं। अगर आप उनका फेसबुक पर यूट्यूब का अकाउंट चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि लाखों हज़ारों लोग उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। इसी तरह उन इदारों पर भी मुझे ताज्जुब है कि जो इतनी सारी बातें हो जाने के बावजूद उनको दोबारा ना सिर्फ नौकरी देते हैं बल्कि पहले से ज़्यादा मुआवजा भी अदा करते हैं। आखिर ये सब कुछ मीडिया में क्यों होता है? आमिर लियाकत तो उस मदारी की तरह है जो दूसरों की नज़र बंद करके अपना सामान बेच कर निकल जाते हैं। हम इस प्रोग्राम में ये कहने की कोशिश नहीं करें कि आमिर लियाकत झूठ बोलते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि वो सच बोलते हैं या वो आधा सच बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन आमिर लियाकत जैसे लोगों की वजह से लोगों का मीडिया पर से एतमाद उठता जा रहा है। लोग समझते हैं तमाम सहाफ़ी बिकाऊ है। अगर आप इनका रहन सहन और ज़िंदगी का स्टैंडर्ड देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। ये किसी मुग़ल शहज़ादे से कम नहीं। ये कौन से इदारे हैं जो उनको इतना ज़्यादा मुआवजा दे देते हैं दूसरों की पगड़ियाँ उछालने का? प्रोग्राम का मकसद आमिर लियाकत को जलील करना या बेइज्जत करना हरगिज़ नहीं। हमने आमिर लियाकत से बात करने की कोशिश की, उनको 18 मरतबा फ़ोन किया। वो फ़ोन सुनते हैं और काट देते हैं। उनका मौक़िफ़ हमारे प्रोग्राम में जब भी वो देना चाहें उनके लिए ये दरवाज़े खुले हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर उनके पास आ चुका है। वो जब चाहें हमसे कांटेक्ट करके अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के वो तमाम मीडिया लोग जो एंकर पर्सन, जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर और वो सहाफ़ी जो दिन रात मेहनत करके अपना इमेज बेहतर करते हैं, किसी भी शख्स को, वो आमिर लियाकत हो या कोई भी हो, उसको इनका इमेज तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ हम एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, वापस आके आपसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे जिसमें हम आमिर लियाकत की वो वीडियोस दिखाएंगे जो वो डिफरेंट चैनल छोड़ने के बाद वो बातें करते हैं, और उसके बाद हम मुल्क के 3 बड़े लोगों से बात करेंगे। उनमें हमारे साथ 2 बड़े सहाफ़ी, मुजीबुर रहमान शामी साहब, मंसूर अली ख़ान, और हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो वज़ीर इत्तलात रह चुके वो होंगी। उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे और पूछेंगे कि मीडिया का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार है। हमारे साथ रहें, मिलते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जरा देखें चौधरी बाबा भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, जरा उनकी बातें भी सुनते हैं। चौधरी बाबा, और क्या क्यों ये इस तरह से नूनियों से क्यों नहीं करते आप बात? उनसे भी तो करें। अभी दें जवाब, अभी दें जवाब, अभी दें कि ये FZE कंपनी क्यों बनी थी, अभी दें ये कामे का क्या चक्कर था, अभी दें कि ये इतनी सारी जो दौलत है बरतानिया में उसके बारे में तफसीलात दें। नहीं खान बाबा, आप नहीं करेंगे।
ISI کے خلاف بات کریں گے, فوج کے خلاف باتیں کریں گے. آپ جانتے ہیں عامر لیاقت صاحب اپنی ڈگریاں آپ کی جعلی. پھر اس کے بعد ہے برادر نسبتی, سالہ نہیں بولے گا کوئی. آپ ذرا غور سے سنیے گا, عائشہ گلالئی نے ان کو میسیجز دکھائے بقول ان کے. اور بھی سنا ہوگا کہ فضل الرحمان نے کسی کو انڈین ایجنٹ کہا. عورت کارڈ جو آپ کل کھیل رہے تھے, پہلے یہ بتائیے شائستہ لوجی کو کس نے بدنام کیا؟ اور آپ نے خریدی ہیں اور آپ نے ان کے لیے پڑھا نہیں ہے, آپ کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں ہے جس کا آپ پرچار کرتے ہیں. حامد میر صاحب کا پہلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں جو وہ گوگل بابا سے باتیں کر رہے ہیں. گوگل بابا سے وہ باتیں کرتے ہوئے کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور وہی بات جب انہوں نے احتشام خالد سے کہی تو بالکل مختلف کہی. یہ کال جعلی ہے. اگر حامد میر صاحب کی یہ کال جعلی ہے, یہ کال اگر جعلی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, تو پھر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی کال بھی جعلی ہے. کچھ دیر پہلے جب میں نے ٹویٹ کیا کہ میں نے بول چھوڑ دیا ہے, تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو. انہیں تمام باتیں معلوم تھی کہ یہ انتظامیہ کی پالیسی تھی. جو چیزیں مجھ سے کہلوائی گئی وہ میں نے کہہ دی تھی. آپ کے میاں عامر محمود صاحب جو دنیا نیوز کے بھی مالک ہیں اور دنیا اخبار کے مالک ہیں, 8 میٹنگیں کر چکے تھے مجھ سے پیسہ کمانے کے لیے. اس گانے پر تو اس کو ڈالیں, آپ یہ ڈالیں نا, اچھا لگے گا. یہ اس کی بھی آئیز ہیں, اس کی بھی آئیز ہیں, ڈالیں. تو آپ کو کس نے کہا تھا آپ گانا گائیں؟ یہ سب کی طرف سے سوال ہے. ساتھ دوں گی. نہیں, آپ میرا ساتھ نہ دیں, آئے میرے ساتھ آئیے آرام سے, گر نہ جائیے گا, آرام سے. یہاں اس پر یہ پہلا اسٹیپ ہے آپ کا. ویسے تو آپ زندگی کی کئی اسٹیپ چڑھ چکی ہیں, لیکن ایک اور چڑھیے, ایک اور اسٹیپ چڑھیے آپ, اور بس یہی میرا انتظار کیجیے گا, یہاں سے جانا نہیں. بہت سر, بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ایک درخواست ہے آپ سے, یا تو داڑھی رکھ لیں یا مت رکھیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, آپ نے پیکج دیکھا, آپ نے عامر لیاقت کی باتیں سنی. اب یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے. نے عامر لیاقت صاحب کو اپنا موقف دینے کے لیے اس پروگرام کے توسط سے 18 مرتبہ رابطہ کیا, اپنا فون نمبر چھوڑا, اپنی ای میل اور میسیج بھی چھوڑا کہ ہمارے پروگرام میں ہماری ٹیم کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور اپنا موقف ضرور دیں اور بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان الزامات کے جوابات پہ. ہمارا ان سے جو ہی رابطہ ہوگا ہم ان کا موقف اپنے پروگرام میں ضرور پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں, میں آج آپ کی ملاقات اپنے تینوں مہمانوں سے کراتا ہوں. ہمارے ساتھ منصور علی خان ہوں گے, ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہوں گی. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا پاکستانی سیاست میں کیا کردار ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. جی منصور خان صاحب, پاکستانی میڈیا جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے اس وقت؟ میرے خیال میں ہمیں بہت ابھی آگے جانے کی ضرورت ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو رہا ہے, اس میں پختگی آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی کوئی بڑا لمبا سفر ہے جو پورا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے چینلز ایسے ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہیں. یہ صحافت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے, اور نیوٹرلٹی آہستہ آہستہ ہمارے چینلز میں ختم ہو رہی ہے, اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستانی صحافت کے لیے یا میڈیا کے لیے. ہمارے جو ویورز ہیں ان کا خبر کے بجائے تجزیہ زیادہ پہنچ رہا ہے. تجزیے کو اپنی جگہ دینے کی ضرورت ہے اور خبر کو, رپورٹ کو اپنی جگہ دینے کی ضرورت ہے. جس دن ہمیں یہ فرق کرنا آ جائے گا, میرے خیال میں اس دن میڈیا جو ہے اپنا صحیح کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوگا. جی شامی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میڈیا میں بھی گنجائش ہے. میڈیا کو ایک ادارے کا نام تو ہے نہیں, بالکل کئی ادارے ہیں. اس میں الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں پرنٹ میڈیا ہے, اس میں سوشل میڈیا, اور پھر کئی اینکرز ہیں, کئی کارکن ہیں, کئی لکھنے والے ہیں. تو جب ہم یہ بات کریں گے تو بحثیت مضمون تو بات نہیں کر سکتے, لیکن فردن ہی بات کی جا سکتی ہے. جہاں تک مضمون طور پر دیکھیں تو میڈیا آزاد ہے اور اپنے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کر رہے ہیں لوگ اس میں. مس فردوس عاشق اوان صاحبہ, آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ کیا میڈیا میں, صحافت میں یلو جرنلزم موجود ہے اور یہ لوگ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں اس وقت؟ قانون کی پاسداری کی بجائے ایک خاندان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کی کرپشن کو طاقت دے رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں اب چوتھا سپرون یا چوتھا پلر جو ہے, آپ اس سے کیا گلا کریں گے؟ وہ بھی انہیں بارے میں سے ایک ادارہ ہے, اور انفارچونیٹلی اس کی ریفلیکشن جو آپ کی باقی ساری مس مینجمنٹ اور پرفارمنس اور بیڈ گورننس ہے
जिसकी रिफ्लेक्शन मीडिया में भी आनी है जी और मीडिया के अंदर भी जो है एक एवोल्यूटरी प्रोसेस से था, एवोल्यूशन आनी थी और फिर उन्होंने अपने आप को एम्पावर करना था और रीस्ट्रक्चराइज होना था। मीडिया एवोल्यूटरी प्रोसेस में ही कोलैप्स कर रहा है। इमेच्योर जर्नलिज्म जो है, लफाफा का सहाफत जो नवाज शरीफ ने मुतारफ करवाई, तो मीडिया उस लफाफा सहाफत से बाहर नहीं आ रहा और हक और सच की जंग लड़ना है वो बहुत कम चाहती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के साथ कम लोग खड़े हैं और करप्ट खानदान के साथ इस आवाज में ज्यादा आवाज मिला के लोग बात कह रहे हैं क्योंकि वहाँ जाम ज्यादा है, सेक्शन ज्यादा है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त मीडिया अपना जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। मीडिया को इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी खानदान और किसी पर्देवाद के मफाद को ताकत देना। अगर हम मुल्की मफाद पीछे छोड़ के तो किसी खानदान और किसी पर्देवाद को, किसी करप्शन को ताकत देंगे तो ये मुल्की और कौमी सलामती के साथ इससे बड़ी व्यापारी नहीं हो सकती। मंसूर साहब, क्या मीडिया को बायस खबरें, किसी के फेवर में खबरें रिपोर्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है बायस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है तो व्यूअर्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जलसे में लोग कितने थे। जी अब अगर एक चैनल कहता है उसमें 1 लाख लोग थे और एक चैनल कहता है उसमें 10,000 लोग थे, तो जबकि एक्चुअली हकीकत तो ये है कि जलसे में कितने लोग थे ये जज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जी तो इतने बड़े बड़े मार्जिन के तुक्के लगा देना ये बायसनेस की ही निशानी है मेरा ख्याल में। अगर 7 चैनल ये भी कह दे कि हम ये जो भी आपको क्वांटिटी बता रहे हैं हम ये वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हकीकत तो यही है क्योंकि कोई भी इंसान सिवाय इसके कि कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जो एक हेड गिन रहा हो वो तो और बात है, लेकिन सिर्फ देख के अंदाजा लगा के कह देना कि 1 लाख लोग हैं 10,000 लोग हैं ये मेरे ख्याल में बायसनेस के जुमरे में आता है। बायसनेस जो है वो मेरे ख्याल में कैंसर है मीडिया के लिए या न्यूट्रल सहाफत के लिए और हमें इससे अपनी जान छुड़ानी होगी वरना लोग हमें देखना ही छोड़ देंगे अल्टीमेटली। शामी साहब, मीडिया को बायस रिपोर्टिंग करनी चाहिए? देखिए मीडिया के लिए प्रिंट के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक जो है वो कैमरा उसको नाफिज करती है, लेकिन कैमरा के हाथ बंधे हुए हैं। जब भी वो किसी चैनल के बारे में या किसी एंकर के बारे में कोई एक्शन लेती है तो उसको स्टे मिल जाता है अदालत की तरफ से। तो दर्जनों जो है स्टे इस वक्त मिल चुके हैं, तो कोई इनको अखलाक की लगाम डालने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ अदालतें जो है अदालती निज़ाम बहुत कमजोर है और अदालतें जो हद तक इज्जत के मुकदमात हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, वो उनकी प्रायोरिटी पे नहीं होते, तो इसलिए भी कोई कानूनी एहतसाब भी मीडिया का नहीं हो पाता। इसकी वजह से एक बेलगामी जो है वो फरोग पाती है और उसको कोई रोकने वाला नजर नहीं आता। किसी एक पार्टी की प्रोजेक्शन या प्रमोशन करना, जैसा कि हम देखते हैं मीडिया में अब जो है वो हाउसेस ग्रुप्स बन चुके हैं, कुछ एक पार्टी के, कुछ हुकूमत के, कुछ अपोजिशन की फेवर में, तो आपके ख्याल में क्या ये चीज मुनासिब है? आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में जाना है अक्रॉस द बोर्ड और किसी भी मीडिया हाउस को किसी भी जमात के साथ अलाइनमेंट होनी नहीं चाहिए। उनका एक अपना इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए और उसी इंडिपेंडेंट रोल को एम्पावर करना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या ये लोग अपना वो रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त? आपने नाम लिया, आपने स्ट्रेट अवे कह दिया नहीं, तो आप किसी बड़े चैनल का नाम ले सकते हैं जो आपके ख्याल में सब बायस रिपोर्टिंग करते हैं या उनकी रिपोर्टिंग पे ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है जियो के नाम से, वो पूरी जमात ने भी बाइकाट कर दिया। अब देखो ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनकी बाइस रिपोर्टिंग की वजह से उनका बाइकाट कर चुकी है। हम अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी की सत्ता पे इजाजत नहीं है जो जियो के जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक
कौमी मुकदमा या पब्लिक इंटरेस्ट में रिपोर्टिंग नहीं आ रही, एक खानदान की प्रमोशन हो रही है और इसके हेल्थ कार्मिक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और लोगों के लिए ब्रीडिंग में अगर सियासी जमातें इन्वेस्ट करेंगी अपनी अपनी गलत कार्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मीडिया इसमें अलग कार बनेगा, इसे एक लंबा फिक्री है और यकीन मशरबाजी सहाफत भी तलब हो रही है और जो पाकिस्तानी के बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच वो फिर मजबूर हो रहा है। मंसूर साहब, किसी एक पार्टी के लीडर की प्रोजेक्शन करना या प्रमोशन करना आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब रवैया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अफसोसनाक तौर पे आज हमारे यहाँ पे चैनलों में यही हो रहा है, ज्यादातर चैनलों में कम से कम यही हो रहा है। न्यूट्रल चैनल्स हैं पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर चैनल्स जो हैं अब यही काम कर रहे हैं कि वो किसी एक ना एक पार्टी की प्रमोशन के अंदर लग गए हैं। और मैंने तो चंद ऐसे चैनल्स में भी काम किया है कि वो एक पार्टी की प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में डील खराब हो गई तो उन्होंने प्रमोशन करना ही छोड़ दी और उसके अगेंस्ट हो गए। तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। हमारी सहाफत को, हमारे चैनल को इन तमाम चीजों से जो है वो आजाद होना चाहिए। तो फिर शामी साहब, जो लोग मीडिया पे बैठकर एक पार्टी के बारे में बात करते हैं या उनके मौक़िफ़ में ऐसी झलक लगती है कि वो किसी पार्टी के लीडर या उस पार्टी का नजरिया एज ए मीडिया पर्सन बयान करें, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? इसको तो कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती और वन साइडेड रिपोर्टिंग भी और वन साइडेड एनालिसिस भी इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। रिपोर्टिंग का एक अपना मयार है, इसीलिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाता है, इसीलिए हक़ इज्जत के कवानीन जो है बनाए जाते हैं ताकि तजावुज़ न किया जा सके और सच्चाई को दबाया न जा सके और अपनी मर्जी के का झूठ घड़ के सच के नाम पे फैलाया न जा सके। तो मंसूर भाई, जिस इदारे में आप काम करते हैं, क्या वो आपको कोई ऐसी डिक्टेशन देते हैं कि आप किसी एक पार्टी की प्रोजेक्शन करें या ऐसा करें? अगर मैं इसका जवाब दूंगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो जाहिर बात है लोग मेरी बात पर यकीन तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं उस चैनल में काम कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत तो यही है कि मुझे आज तक इस सिलसिले में डिक्टेशन का लफ्ज नहीं मैं इसे कहूंगा कि मुझे कह दिया हो कि जनाब आपने ये नहीं करना वो नहीं करना। एडिटोरियल पॉलिसी जरूर होती है हर चैनल की और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो BBC हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या पाकिस्तानी चैनल या अखबार हो, सबकी कोई ना कोई एडिटोरियल पॉलिसी होती है। कई ऐसे सवालिया निशानात आते हैं कुछ जगहों पर, मिसाल के तौर पे एक शख्स को आपने मुजाहिद कहना है या आपने उसको टेररिस्ट कहना है, ये एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, ये फैसला करना होता है। एक शख्स को आपने जासूस कहना है या उसको टेररिस्ट कहना है, ये एडिटोरियल पॉलिसी में ये फैसला आता है। एक शख्स मर चुका है या वो शहीद कहलाएगा, ये एडिटोरियल पॉलिसी होती है। तो एडिटोरियल पॉलिसी के साथ चलना कोई बुरी बात नहीं है और ये हर चैनल के अंदर, हर अखबार में होती है। मंसूर साहब, हमने देखा है कि जब सियासतदान पार्टियां बदलते हैं तो लोग उन्हें डिफरेंट तरह के नाम देते हैं, कोई इन्हें लोटा कहता है, कोई इन्हें क्या कहता है, लेकिन हमने देखा है कि मीडिया में बहुत सारे लोग चैनल छोड़ते हैं, एक चैनल छोड़ते हैं, दूसरे चैनल में भारी मुआवजों पर चले जाते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में मैं इसका जवाब देने के लिए सही शख्स नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद 5-6 चैनल चेंज किए हैं, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ इसमें जरूर दे सकता हूँ। वो मौक़िफ़ मेरा ये है कि मीडिया के अंदर जो लोग चैनल चेंज करते हैं या अखबार को चेंज करते हैं वो नौकरी कर रहे हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस अपनी पार्टियां तब्दील करते हैं वो तो नजरिए के पीछे जाते हैं, अगर तो वो अपना नजरिया तब्दील कर रहे हैं तो वो और बात है, हम तो नौकरी करते हैं। अगर एक बैंक के अंदर मुलाजिम जो काम करता है अगर उसको बैंक तब्दील करने का हक है या कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो उसमें जॉब कर रहा है उसको नौकरी तब्दील करने का हक है अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए, तो फिर सहाफी को या एंकर को क्यों नहीं है, उसको भी यही हक हासिल होना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर कोई सियासतदान है जो एक लेफ्टिस्ट जमात से ताल्लुक रखता है और एक दिन उसकी जिंदगी के अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है कि वो राइटिस्ट जमात में चला जाता, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इन दोनों का मेरे ख्याल में मुआवजा करना जो है वो नाइंसाफी है। शामी साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? दोनों में फर्क है। सियासतदान तो वोट से मुंतखब होकर आता है, अगर एक पार्टी के वोटों से मुंतखब हो तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो अपनी सीट से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर उस पर एतराज नहीं होता। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, ये तो कारकुन लोग होते हैं और इनकी मुलाजमतें होती हैं। अगर एक जगह से कोई ज्यादा ऑफर आती है या वहाँ ज्यादा अच्छा माहौल मुयस्सर आने का इम्कान होता है तो कोई भी मीडिया वाला जो है वो अपना मीडिया हाउस तब्दील कर सकता है। इसको हम बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि ये लोटा है,
हाँ, अगर वो अपने नजरियात तब्दील कर ले, अपने ख्यालात तब्दील कर ले और चैनल बदलने के साथ ही अपना लिबास बदल डाले तो फिर बात मुख्तलिफ होगी। जी। अच्छा मंसूर भाई, कुछ लोग रेटिंग के चक्कर में तमाम एंकर्स की, तमाम सियासतदानों की पगड़ियां उछालते रहते हैं हर वक्त। आपके ख्याल में क्या ये रवैया बिल्कुल ठीक है? पगड़ी उछाल देना और कुछ भी बोल देना डिपेंड करता है, ये भी डेफिनेशन आप इसको किस तरह कहते हैं। अगर एक शख्स अगर करप्ट है और उसकी पगड़ी उछाली जा रही है तो क्या पगड़ी नहीं उछाली जानी चाहिए? अगर उसने कोई गलत काम किया है उसकी पगड़ी बिल्कुल उछाली जानी चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर तो आप अपनी सहावत के साथ जो है वो नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ, आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास गवाह नहीं है, लेकिन बिना वजह आपका एक एजेंडा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अगले की बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके ऊपर पर्सनल रिमार्क्स दे रहे हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनकी बीवी बच्चों के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो नाइंसाफी के जुमरे में जरूर आता है, वो पगड़ियां छानने के जुमरे में जरूर आता है, लेकिन जहाँ पे करप्शन हो रही है, जहाँ पे कानून तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ अगर आवाज बुलंद की जा रही है तो मैं नहीं समझता कि वो आवाज खुद ही बात होनी चाहिए। शामी साहब, मैं मंसूर साहब से बात कर रहा था कि ये जो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? का एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, कैमरा को भी करना चाहिए, अदालतों को भी करना चाहिए। मैंने पहले ही अर्ज किया कि पाकिस्तान में जो असल के इज्जत के कवानीन है उन पर अमल दरामद जो है बहुत कमजोर है। हमारा अदालती निजाम जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देता। हमारी अदालतें जो है वो इस मामले में अपने फराइज अदा करने में नाकाम हो गई हैं और लोग उनका रुख भी नहीं करते कि लोगों को खदशा होता है कि कोई फैसला साल होगा नहीं। क्योंकि आपको तो मालूम होना चाहिए कि हमारे बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जिनके खिलाफ हकीकत इज्जत के मुकदमे दायर किए गए और बरसों गुजरने के बावजूद उनकी कोई उनका समन ही तामील नहीं हो सके, वो अदालतों में पेश ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर आमिर लियाकत जिन्होंने अभी एक शो किया है बोल पे और उससे पहले ARY और जियो पे काम कर चुके हैं, उन्होंने अभी एक नई वीडियो वायरल की है फेसबुक पे जिसमें वो अपने चैनल के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी उसी पर हमारा बेस्ड है। आप इस बारे में क्या कहेंगे उनकी ये अजीबोगरीब हरकतों पर? मैंने नहीं देखी थी, क्या वीडियो है वो? आमिर लियाकत ने ये बात आज की वीडियो में कही है कि उनका इदारा उनको प्रेशराइज करवा कर ये लोगों की पगड़ियां उछलवाता था, तमाम एंकर्स के, तमाम सियासतदानों के बारे में ऐसी बातें करवाते थे जो कि वो बहुत मायूब समझी जाती हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये वो बातें अपनी तरफ से नहीं करते थे, अपने इदारे की डिक्टेशन पे करते थे। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा वाकई होता है? क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी रह चुकी हैं। देखिए, वो तो तीनों बारों में रहे, आप जियो में भी रहे, ARY में भी रहे, अभी रिसेंटली बोलते थे, तो ये तो उन्होंने बताना है कि तीनों इदारों में से कौन से इदारे की बात कर रहे हैं। बोल की तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त उनको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और अगर वो किसी के कहने पे कोई गलत कर रहे थे तो ये ज्यादा तकलीफ से है। जैसे कोई एंकर जो है अगर किसी के कहने पे कुछ कर रहा हो तो करवाने वाले अगर जिम्मेदार है तो करने वाला भी कोई जिम्मेदार है। जी, ये चीजें जो है वो, क्योंकि जो शख्स सियासी शौक रखता है, जिसकी सोच आजाद है, वो तो अपने आप को किसी के आगे गिरफ्त नहीं रख सकता। जी। शामी साहब, आमिर लियाकत के बारे में आप क्या कहेंगे? जो अभी आपने सुना है मंसूर खान ने क्या कहा और मिस फिरदौस हाशमी, आप ही क्या रहा है इस बारे में? तो देखिए, अगर एक शख्स जो है किसी जगह प्रोग्राम कर रहा है जी और वो अपने अदारे की पॉलिसी लेकर चलता है और उसके अल्फाज बोलता है जी, तो फिर वो कोई दानिश्वर नहीं है। फिर वो मैं उसको अखबार नवीस भी नहीं समझता, उसको मीडिया पर्सन भी नहीं समझता, फिर तो वो अदाकार है, परफॉर्मर है जी, तो फिर उसे अदाकारी के शोबे में कमाल हासिल करना चाहिए। आमिर लियाकत का ये कहना था कि उनका मीडिया चैनल जो था बोल टीवी, वो उनको प्रेशराइज करता था वो सारी बातें कहने दूसरे एंकर्स के बारे में या पॉलिटिशियंस के बारे में। तो क्या ऐसे वाकई होता है? ये तो हर आदमी का अपना तजुर्बा है जी। अगर अदारा प्रेशराइज कर रहा है जी और आप उसके प्रेशर में आ रहे हैं जी और अपनी रोजी रोटी के लिए अपने जमीन का सौदा कर रहे हैं जी, तो ये तो फिर आपका अपना मामला है, हम तो इस पर इन्होंने ही पढ़ सकते हैं। हमारे एंकर हजरात जो है वो ऐसा क्या काम करते हैं कि उनकी तनख्वाहें पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा तनख्वाह? प्राइम मिनिस्टर से तो अक्सर औकात ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, उनके लिए पक्ष ज्यादा होते हैं। देखिए, ये तो मार्केट फोर्सेज है ना, वो डिटरमिन करती है। और अगर कोई खुफिया हाथ
साथ भी बात काम कर रहे हों, उनकी बात दूसरी है। लेकिन यानी ये खास तरह के एंकर जो है उनकी हौसला अफजाई हो सकती है, उनके लिए मुलाजमतों का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये सारी बातें जो है वो ज़ेरे जमीन सरगर्मियों के जमन में आती हैं, लेकिन ये भी जारी रहती है। तो इसके साथ साथ जो मार्केट फोर्सेज हैं, जिसका प्रोग्राम ज्यादा देखा जाएगा, जाहिर है कि उसको इश्तारा ज्यादा मिलेंगे। जब इश्तारा ज्यादा मिलेंगे तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी। जी अच्छा, मंसूर साहब ये बताएं कि ये एंकर हजरात ऐसा क्या करते हैं, जो सवाल अभी मैंने शामी साहब से पूछा कि ये इतनी ज्यादा सैलरीज लेते हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट से भी ज्यादा? मेरे ख्याल में इन्होंने ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नहीं करते, इनकी बात के अंदर एक वजन होता है, लोग इनकी बात को सुनते हैं, कभी कभार तो गलत बात भी सुन लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी कभार हंसी आती है कि कुछ एंकर की इतनी गलत बात को भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको टीवी पे देखा जाता है। मैं तो खुद लोगों को कहता हूँ, एंकर होते हुए मैं खुद ये बात कहता हूँ कि इन एंकरों को अकेले कुल मत समझिए, इनकी बात को सुनिए जरूर, लेकिन उसके बाद टटोलिए जरा थोड़ा सा कि इसकी बात में कोई वजन की नजर आता है या नहीं। जी हकीकत है कि बाकी इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को भी पे स्केल बेहतर होने चाहिए, लेकिन अगर एंकरों को ये पैसे मिल रहे हैं तो अब जाहिर बात है उसमें कोई एंकर तो नहीं कहेगा कि नहीं मुझे पैसे मत दो, उसको तो मिल रहे हैं, ये हकीकत है। तो ये तो नहीं कहेगा जनाब मुझे उतने पैसे दो जितने डॉक्टर को देते हो, वरना मैंने नहीं लेना, ऐसा तो किसी की नहीं होता। तो ये जी देखिए कि खवातीन जो एंकर्स हैं उनको मर्दों के मुकाबले में तनख्वाहें और शोहरत बहुत ज्यादा कम मिलती है, इसकी क्या वजह है सर? इस वक्त खवातीन एंकर जो है वो कम है जी, लेकिन ये एक असल में उनकी भी कुछ उनमें से भी बाज खवातीन जिन्होंने तवज्जो की है अपने प्रोग्रामों पर, वो उन्होंने एक अपना मयार बरकरार रखा है और उनकी मकबूलियत भी हुई है। लेकिन बहसीयत मजमूई यहाँ मर्द हजरात जो है वो ज्यादा इसमें फौकियत ले गए हैं। खवातीन जो है वो न्यूज कास्टर के तौर पर और ड्रामों में किरदार अदा करने के तौर पर ज्यादा उभर के सामने आई है और मेरा ख्याल उनकी तवज्जो भी ज्यादा उसी तरफ है। मंसूर खान साहब, अभी आपने आफ्ताब इकबाल साहब से एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को, जिनको पॉलिटिक्स के इतना ज्यादा तजर्बा नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए। तो मेरे जैसा शख्स जो कि एक तिफले मकतब है पॉलिटिक्स का, क्या हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या जाती राय है? उनकी बात एक हद तक सही भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है कि इसका हर किसी के साथ ही ताल्लुक है जी। आज एक सड़क के ऊपर रेहड़ी लगाने वाला जो फल फ्रूट बेच रहा है उसका भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको असरअंदाज कर रही है जी। वो आज इतनी तो नॉलेज रखता है, इनडेप्थ नॉलेज रखता है कि भाई मैंने किसको वोट देना है। हाँ, एक तबका है जो अभी भी वोट जो है वो पैसे की बुनियाद के ऊपर इधर या उधर कर देता है, लेकिन मैं नहीं समझता ये बात कि एक आदमी जो है वो पहले ग्रेजुएशन करे, उसके बाद वो जाके पहले पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करे, उसके बाद आप उसको कहेंगे जनाब अब तुम पॉलिटिक्स के ऊपर तजिया दो। ये पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो पूरा पाकिस्तान इससे इफेक्ट करता है। कोई ड्राइंग रूम, कोई डाइनिंग रूम, कहीं पे दोस्त यार आपस में बैठ गए, सबके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, हर एक का अपना नजरिया है और यही पॉलिटिक्स है। तो मैं नहीं समझता कि इसको सिर्फ चंद लोगों में महदूद कर देना चाहिए। अगर सवाल इस तरह पूछूं कि क्या सवाल करना मेरा हक नहीं है? बिल्कुल, सवाल करना हर एक का हक है और उसका जवाब मिलना भी हर एक का हक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम आज पाकिस्तान के अंदर ये है कि सवाल तो लोग कर लेते हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिलते जी। और हमारे यहाँ जहाँ पे ये बात की जाती है कि आजादी सहाफत जो है वो काफी ज्यादा प्रीच की जा रही है, माजरत के साथ ये प्रीचिंग की हद तक की है। लोगों के सवालों के जवाब भी उन्हें मिलने चाहिए जो कि नहीं मिलते। यहाँ पे सवाल करने के ऊपर काफिर या गद्दार का जो एक लेबल लगा दिया जाता है। हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, लोगों को ये हक देना है कि वो सवाल कर सकें ताकि उनको जवाब मिले, तभी हमारा मुआशरा जो है वो ओवरऑल तरक्की करना शुरू करेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करते हैं, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करते हैं। अभी आपने इमरान खान साहब का, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया, मरियम साहबा का, तो आपको इन सब इंटरव्यू करने में सबसे ज्यादा मजा किस इंटरव्यू में आया? फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा काम मजे लेना तो है नहीं, हमारा काम अपनी जॉब करना है। शेख रशीद साहब जो है एक अवामी लीडर हैं जो कि अवाम की नब्ज के बड़े करीब समझे जाते हैं और मैं भी यही समझता हूँ, ये हकीकत है। लोग अपने मसाइल को उनके अल्फाज के साथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं हाँ ये शख्स हमारी बात कर रहा है। इमरान खान साहब का जहाँ तक बात है, इमरान खान साहब की विजन, इमरान खान साहब जो एक बात लेके चलते हैं, लोग उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं।
बेशक वो अवाम में जाके मेरे ख्याल में उनका इतना इन टच नहीं है जितना शेख रशीद साहब हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे इस मुल्क के बड़े इंपॉर्टेंट सियासतदान हैं, और हमारा काम अपनी जॉब करते हुए सिर्फ उनके इंटरव्यूज करना है। हम कभी ये नहीं कहते कि जनाब हमें शेख रशीद इमरान खान से ज्यादा पसंद है या इमरान खान मरियम नवाज से ज्यादा पसंद है नवाज शरीफ से, ये हमारा काम नहीं है। और मैंने इसीलिए आज तक कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी जाके वोट भी नहीं डाला। आपने कभी अपनी जिंदगी में वोट नहीं डाला, लेकिन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मगरबी दुनिया में खास तौर पर ये तो लाजमी है कि आपको अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, यही तो हम लोग सिखाते हैं। उसकी एक रीजन है, मेरा जो मेरी सहाफत है, जो मेरा पेशा है, वो मुझे रोकता है इस चीज से। क्योंकि जिस दिन मैं ये समझता हूँ, जिस दिन मैंने जाके पोलिंग स्टेशन पे जाके डब्बे के अंदर वोट फेंक दिया तो मैं बायस हो जाऊंगा। क्योंकि जाहिर बात है मैंने अपनी राय का इजहार किसी न किसी के लिए कर दिया कि ये शख्स जो है वो मुल्क का वजीर आजम होना चाहिए या ये शख्स कौमी असेंबली में जाना चाहिए। मैं फिर जब बैठ के तज्जिया दूंगा टीवी स्क्रीन के ऊपर तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी न किसी की फेवर करती मैंने जाके, मैं इसलिए अपने आप को रोकता हूँ। हाँ अलबत्ता इस घर में जहाँ मैं रहता हूँ, अपने बीवी, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उन सबको मैं पूरी तरह प्रेशराइज करता हूँ। मैं आई मेक श्योर कि वो जाके वोट जरूर डालें। शामिल साहब, अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ एंकर्स जो थे वो टेलीप्रॉम्प्टर या जो अपने प्रोग्राम स्क्रिप्टेड उनको दिया जाता है, वो वहां से देखकर सिर्फ पढ़कर अपना तज्जिया दे देते हैं। तो आपके ख्याल में इसकी ये क्या मुनासिबत है? उनका क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या किस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं? उनका स्टाइल ऐसा है, कई लोग ऐसे हैं जो उतना ज्यादा जबानी से बोल नहीं पाते, कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि कोई गैर जिम्मेदाराना लफ्ज उनके मुंह से अदा नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर उसे लिख लिया जाए। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनका स्टाफ जो है वो उनके लिए तैयार करता है एक स्क्रिप्ट जो है और वो उसको पढ़ते हैं। तो कई फैक्टर्स हैं उसके अंदर, लेकिन एहतियात के तौर पर भी तहरीर जो है बाज़ औक़ात उसको पढ़ा जाता है। मतलब अगर कोई खुश शक्ल मीडिया में आए, कोई एंकर बने, तो क्या उसको उसका एडवांटेज होता है, उसको कोई फायदा होता है उससे? आप सब तक तो एडवांटेज होता है, अगर आवाज अच्छी है, शक्ल अच्छी है, जब शक्ल अच्छी है, अपीयरेंस अच्छी है जी, तो उसका फायदा तो होता है। आपको पता है ये शो बिजनेस आ जाता है ना इसमें जी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, इवन जो रेडियो भी है, उसमें जिसकी आवाज जो है अच्छी है वो उसको ज्यादा मकबूलियत मिलती है। तो आवाज का भी ताल्लुक है और शक्ल का भी ताल्लुक है, और मेरा ख्याल कुछ अकल का ताल्लुक भी है। अगर सिर्फ शक्ल हो तो अकल ना हो तो फिर भी काम नहीं चलता। जी मंसूर साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि खुश शक्ल होने का, मीडिया में एंकर बनने का, या आप किसी भी चैनल पे आए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो इसका कोई फायदा होता है? आप भी काफी खुश शक्ल है। एक हद तक होता है, लेकिन जाहिर बात है कि सिर्फ खुश शक्ल होने से ही काम नहीं चलता। एक हद तक लोग आपको देखेंगे, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर खूबसूरत खातून हैं या खूबसूरत मर्द हैं, लोग एक टाइम तक तो आपको देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास सवाल के अंदर आपके चुपता सवाल करने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, या सच बोलने की हिम्मत नहीं है, या लोगों को खबर देने की हिम्मत नहीं है, तो लोग आपको छोड़ देंगे। अच्छा कितनी खुश शक्ल क्यों ना हो। मेरे पास कई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे एंकर खवातीन भी और मर्द भी जो बड़े खूबसूरत, बड़े हैंडसम, स्मार्ट थे, लेकिन उनके अंदर बाकी क्वालिटीज नहीं थी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप पीटीआई में कैसे आई? पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ा और पीटीआई में आ गई, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बुनियादी वजह सबसे इम्पोर्टेंट है पीपल्स पार्टी का मुकाम और गठजोड़ नून लीग के साथ जिसने किया। अच्छा, अब आप 2018 में आप किसकी हुकूमत देख रही हैं? मैं आवाम की हुकूमत देख रही हूँ, जिनको आवाम वोट देंगे उसकी हुकूमत। बिल्कुल। अभी साहब, अपने तजर्बे की बुनियाद पर आप बताएं कि 2018 में किसकी हुकूमत आई? अभी तक तो देखिए जो सूरत हाल के सर्वे जितने भी हो रहे हैं उनमें तो यही मालूम हो रहा है कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो अभी तक उसने अपनी जमात से छोड़ा नहीं है। तो अब बाकी जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है उसके हामियों में भी इजाफा हुआ है। तो अब पीटीआई ने अभी पेशावर में अपनी सीट रिटेन की है, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में अपनी पोजीशन जो है उसको बहाल रखा है। तो अभी 2018 में इलेक्शन आने तक बहुत से ज़ेरो बम आएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना इत्तेहाद बरकरार रखने में कामयाब होती है और अपने खिलाफ होने वाली जेर जमीन या बरसर जमीन सरगर्मियों को सामना कर सकती
सकती है और उनके मुकाबले में उनके सामने रुकावट खड़ी कर सकती है या उनको नाकाम बना सकती है, तो फिर उसकी पोजीशन जो है बहुत मुख्तलिफ होगी। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनका टारगेट जो है वो मुस्लिम लीग नून है और वो उसके इत्तेहाद को भी पारा पारा करना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है कि उनकी सफों में इंतजार पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत सी दूसरी इन अवामन पर इन्हिसार होगा नताइज का। डॉक्टर साहब, आपने सरदारी साहब के साथ भी काम किया और अब इमरान खान साहब के साथ भी करी है, इन दोनों में आपने क्या फर्क पाया और आप इनका अगर मुकाबला करें तो आप इनको कैसे इन दोनों को डिफाइन करेंगी? और इमरान खान साहब स्टेटस को का विक्टिम है। और मियां साहब के बारे में आपकी क्या राय है? साहब, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, तो आपकी क्या राय होगी? तो मियां साहब जो है, नवाज शरीफ साहब, उनको और इमरान खान साहब का अगर आप मुकाबला इस वक्त करें तो उसमें बड़ा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि मियां साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पा चुके हैं, वो अगले इंतखाबात में खुद खड़े नहीं हो सकेंगे और उनकी पार्टी जो है अलबत्ता मैदान में मौजूद है और वो उसको किस तरह से लीड करेंगे और इस बारे में अभी बहुत से सवालात मौजूद हैं। तो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो पहले कभी खुद इक़्तिदार में नहीं आए और अब वो वज़ारत उज़्मा के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और बड़े एक्टिव हैं और सरगर्म हैं और उनको उनके हामियों को बड़ी उम्मीद है कि वो अब इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो बहरहाल दोनों जमातों में एक मुकाबला है, लेकिन शख्सियात का जहाँ तक ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरा एहतियात से बात करने के आदी हैं। उनकी जुबान से अपने मुखालिफिन के लिए बहुत कम ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन पर एतराज किया जा सके। बाद वक़्त ऐसा हुआ है, उनकी जुबान भी लड़खड़ाई है माजी में, लेकिन अब बड़ा एहतियात से बात करते हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि अपोजिशन में है और एक जोशो खरोश में है, तो वो अपने मुखालिफिन का ज्यादा लिहाज नहीं करते और उनको खूब बरसते हैं और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाते हैं जिनको हम सब से भी ज्यादा कुछ कह सकते हैं। पार्लियामेंट ने मियां साहब को अभी जो नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने का जो फैसला मंजूर किया है, उस पर और जो उनके खानदान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इस पे अगर आप अपने कुछ अल्फाज बयान कर दे दो। और एक सरकार के लिए कानून पास करके कुछ पार्लियामेंट ने अपना सरकार मजबूर कर दिया। जी। दूसरी तरफ आपकी इंतजामिया एग्जेक्टिव का जो रोल है वो भी आपके सामने है कि वो एक नाअहल शख्स को सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी मशीनरी दे रही है। और तीसरी आपकी जो है वो मुकम्मला जो है उसने जो फैसले किए उसके अमल दरामद के लिए जो एग्जेक्टिव है वो अपने ही मुकम्मला का मजाक उड़ा रहे हैं और वो आईन और कानून की पासदारी की बजाय एक खानदान को फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसकी करप्शन को ताकत दे रहे हैं। शामी साहब, आपके जो अक्सर प्रोग्राम देखे जाते हैं उनमें लोग नाकदीन कहते हैं कि आपकी राय में अक्सर एक पार्टी को खास तौर पर फायदा देने की राय होती है, वो ऐसे लग रहा है जब ऐसे आप उनके स्पोक्समैन है, इस पे आपकी क्या राय है? हो सकता है उनकी बात दुरुस्त होने की बात ये राय दायर की जाती है इश्यूज के ऊपर। एक इशू पे आपकी एक राय किसी पार्टी के खिलाफ हो सकती है, उसके हक में हो सकती है। अगर दूसरे इशू पर आपकी राय उसके हक में हो सकती है, उसके खिलाफ हो सकती है। तो जो एक्सट्रीम के मुखालिफिन है किसी एक जमात के, जो एक्सट्रीम के हामी है, उनको तो शिकायत पैदा हो सकती है कि मैं उनका एक्सट्रीमिज्म में उनका साथ नहीं देता और उनके मुखालिफों पर वो तबर्रा नहीं करता जो वो चाहते हैं। लेकिन जो मुतदल सुनने वाले हैं और बहसियत मजमूई, उनसे मुझे कोई खास शिकायत नहीं होती और उनको भी मुझसे कोई खास शिकायत नहीं होती। मंसूर साहब, पूरी दुनिया में लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। पाकिस्तान में शाम 7 बजे के बाद पॉलिटिकल जो है वो दुकानें खुल जाती हैं, तो हर चैनल पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लोग एंकर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं और पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल में एक तो कल्चरल इश्यूज भी हैं। हमारे यहाँ पे म्यारी किस्म की एक तो फिल्में नहीं बनती हैं, एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है लोगों के लिए। दहशतगर्दी की वजह से हमारे जो कल्चरल इवेंट्स होते थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत कम हो गए। बेहतर
इंटरेस्टेड होना शुरू हो गया पहले से, लेकिन अभी भी बहुत कम है। आप स्पोर्ट्स में उठा के देख लीजिए, क्रिकेट कितनी होती है पाकिस्तान के अंदर, या इंटरनेशनल खेल कितने खेले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए लोगों के पास एंड में जो चीज रह जाती है वो केबल टीवी है, जो घर पे आराम से एक सिर्फ एक बटन दबाने से ऑन हो जाता है, जिससे उन्होंने महीने के 200 रुपए देने। पॉलिटिक्स जो है वो, जिसका मैंने आपसे पहले शुरू में बात की थी कि हर शख्स के साथ कनेक्टेड है, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे दफ्तर में काम करता हो, चाहे किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। इसके साथ वो कनेक्ट करता है, वो अपने मसाइल को इस चीज के साथ कनेक्ट करता है। अगर उसके व्यूज किसी दूसरी जमात के साथ नहीं मिलते और जब उसकी क्लास होती है तो उसको अपने अंदर ये खुशी महसूस होती है कि हाँ, इस शख्स के साथ ठीक हो रहा है। अगर एक एंकर इससे सख्त सवाल कर रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इस वजह से उसका कनेक्शन एक डेवलप होता है। एंटरटेनमेंट के अंदर वो थोड़ी देर के लिए जाके किसी हीरो या हीरोइन की फिल्म जरूर देख लेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो रोजाना उसे 8 बजे और 10 बजे मुयसर होती है, सिर्फ एक बटन दबाने से मिल जाती है, और उसके महीने के उसने सिर्फ 200 रुपए देने। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी ये पॉलिटिकल टॉक शो जो है ये इतने हिट होते हैं। शामी साहब, आप क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जैसे मंसूर खान तो करते हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब भी करती हैं, क्या आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? मैं सोशल मीडिया इतना तो इस्तेमाल करता हूँ कि ट्विटर का भी इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक का भी इस्तेमाल करता हूँ अपनी बात पहुँचाने के लिए। लेकिन जो और मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो है उनको भी, उनमें भी शरीक रहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ बहस में बहुत कम उलझता हूँ, और क्योंकि मैं देखता हूँ कि वहाँ बहस का मयार जो है वो बरकरार नहीं रहता, तो लोग बहुत जल्द गाली गलौज पर उतर आते हैं। शामी साहब, आने वाले सालों में आप पाकिस्तानी मीडिया का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी मीडिया का मुस्तकबिल आमिर लियाकत जैसे लोग हैं, या पाकिस्तानी मीडिया का मुस्तकबिल रोशन है? इससे मीडिया का मुस्तकबिल जो है वो तो बहुत अच्छा है। मीडिया तो बहरहाल एक इंसान की जरूरत है कि वो अपने के हालात को जानना चाहता है। मंसूर भाई, लाइव विद सभी काज़मी में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने मुजीबुर रहमान शामी, मंसूर खान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बातें सुनी। उन्होंने मीडिया, उसके रोल पर, सियासत पर और दीगर पहलुओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आमिर लियाकत जैसे लोग पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। हमें सिर्फ उन लोगों की निशानदेही करनी है और उनको आपके सामने लाना है, ताकि वो लोग अपनी सर्कस के ज़रिए मीडिया के क्रेडिबल लोगों को बदनाम न कर सकें। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सभी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।